ये बेटा, तो अभी तक हमारी बात हुई मीथेनॉल के हवाले से या मिथाइल अल्कोहल के हवाले से। अब अल्कोहल फैमिली का दूसरा मेंबर हम पढ़ने जा रहे हैं, और ये निस्बतन ज्यादा इंपॉर्टेंट मीथेनॉल के मुकाबले में, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। इसका फॉर्मूला C2H5OH। अच्छा, इसका बॉइलिंग पॉइंट मीथेनॉल से ऑब्वियसली ज्यादा ही होगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप जब हम किसी फैमिली में आते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाता है। तो 78, तकरीबन 78 77 के करीब इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। सबसे पहले जो चीज हमें देखनी है वो हमें प्रिपरेशन देखनी है। ऑफ इथेनॉल। प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल। अच्छा, इथेनॉल की जो हम प्रिपरेशन यहाँ पर अभी करने जा रहे हैं ना बेटा, ये खास किस्म के प्रोसेस से हम करने जा रहे हैं, और बायोकेमिकल प्रोसेस इसे हम कहते हैं। ये जो मतलब जितनी भी इथेनॉल की प्रिपरेशन है वो बायोकेमिकल प्रोसेस से होती है, और मॉडर्न डेज में भी आजकल भी इसी से ही होती है। थोड़ा सा भी हम आगे चलेंगे तो मैं इसके कुछ तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और अच्छा, इसको समझने के लिए एक चीज यहाँ पर मैं भी बता दूं, एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। ठीक है, पहले जरा एंजाइम को समझ लो, एंजाइम क्या होता है। देखो, एंजाइम ना हर लिविंग बॉडी के अंदर पाया जाता है, और जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा कि एंजाइम जो है वो बायो कैटलिस्ट होता है, तो ऑब्वियसली इट इज अ टाइप ऑफ कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट होता है और हमारी बॉडी के बहुत सारे रिएक्शंस को गवर्न करता है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। हमारी बॉडी में अनगिनत तादाद में एंजाइम्स अलग अलग तरह के मौजूद हैं, जिनके अलग अलग फंक्शंस हैं। एक खास किस्म का एंजाइम होता है, हम बीफ मीट यूज करते हैं अक्सर व बेशतर, मतलब बीबीक्यूज और नॉर्मल डेली रूटीन में हम बीफ मीट खाते हैं। ठीक, अब वो जो बीफ मीट होता है, अगर वो बीफ मीट हम थोड़ी देर के लिए मान लूं कि मेरी बॉडी में एंजाइम मौजूद नहीं है, और उसके बाद मैं उस बीफ मीट को इनटेक करता हूं, यानी बीफ मीट खाता हूं, तो मेरी बॉडी में अमाइनो एसिड्स पहुंच जाएंगे। ठीक है, CH बॉन्ड विद NH2, मेरी बॉडी में अमाइनो एसिड्स पहुंच जाएंगे। 2 3 नहीं, 3 होगा। अमाइनो एसिड्स पहुंच जाएंगे बहुत सारे। अब इन अमाइनो एसिड्स को मुझे डाइजेस्ट करना है, क्योंकि डाइजेस्ट नहीं करूंगा तो मुझे बदहजमी हो जाएगी। तो अमाइनो एसिड्स जो ये जो एक अभी आपके सामने मैंने आप एक लिखा है, तो इसको इसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, डाइजेस्ट करने का मतलब ये कि इसके बॉन्ड को मुझे ब्रेक करना है। अब इसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए विदाउट एंजाइम्स आई नीड अ टेम्परेचर ऑफ 400 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, विद एंजाइम्स यही काम आपका जो रूम टेम्परेचर है उस पर होता है, और हमारा बॉडी टेम्परेचर भी जो है वो आई गेस 37 38 डिग्री सेल्सियस होता है। 38 डिग्री सेल्सियस तक होता है हमारा बॉडी टेम्परेचर। तो एंजाइम्स यही काम 38 डिग्री सेल्सियस पे कर देते हैं, और अगर एंजाइम्स ना हो तो इसी काम के लिए मुझे 400 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। अब अगर हमारी बॉडी में एंजाइम ना हो तो इसका ये मतलब होता है कि बीफ खाने के बाद अगर मुझे उसे डाइजेस्ट करना है तो मैं जलते तवे पे बैठ जाऊं। बीफ डाइजेस्ट हो या नहीं हो, कुछ और जरूर डाइजेस्ट हो जाएगा। तो यहां तो ये एक इस तरह की कैफियत है। इसी तरीके से दूध दूध से हम दही बनाते हैं। तो दही कैसे बनता है? दही ऐसे बनता है कि आप दूध लेते हैं, उसको गर्म करते हैं, उसके अंदर पहले से बना हुआ दही डाल देते हैं। अब पहले से बना हुआ दही क्या होता है? लाखों की तादाद में यूनिसेल्यूलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। बायो वाले बेहतर अंदाज में समझ रहे होंगे इस बात को। अच्छा, अब वो जो यूनिसेल्यूलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स दही दूध में जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, मतलब एक ऐसी कैफियत समझ लो आदमखोर टाइप की। आप एक कमरे में हैं, खाने पीने को कुछ भी नहीं है, और आप सबको मैंने एक घर में बंद कर दिया है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। भूख से हालत कैसी होगी? तड़प रहे होगे। 2 दिन गुजर जाए, 1 दिन गुजर जाए, तड़प रहे होगे ना भूख से। वही हाल इन एंजाइम्स का होता है कि ये जिस बाउल में होते हैं
ठीक है, ये जिस बाउल में होते हैं उधर तो सारा सब कुछ क्या होता है, दही होता है। तो सारे जो यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब एक जैसे होते हैं। तो क्या खाएं क्या पिए, कुछ नहीं। अब वहां से जब आप एक चम्मच लिविंग ऑर्गेनिजम्स भरकर दूसरे बाउल में जिसमें आपके पास दूध मौजूद होता है उसमें डालते हो, तो ये तो ऐसी कुछ बात है कि कोई शख्स 2-4 दिन से भूखा हो और आप यकायक उसको एक ऐसी जगह पर ले जाएं जहां पर लंबा चौड़ा दस्तरखान लगा हो और तरह तरह के पकवान लगे हों। तो ये जो आप एंजाइम्स उसमें डालते हैं, ये एंजाइम्स क्या करते हैं बेसिकली, ये एंजाइम्स जाकर उस दूध को पीना कह लो या खाना कह लो, उस दूध को पीना या खाना शुरू कर देते हैं। अब एंजाइम्स हैं यूनिसेल्युलर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, एक ही सेल है बेचारों के पास, मतलब वो एक ही सेल से जिंदा है। दिमाग विमाग तो होता नहीं है इनके पास, क्योंकि जिनके पास दिमाग होता है, अकल होता है, होती है, उन्हीं को तमीज होती है ना अच्छे बुरे और साफ सुथरे और गंदगी की और सफाई की तमीज उन्हीं को ही होती है। तो ये क्या करते हैं, ये जो एंजाइम्स होते हैं ये वही दूध पीते खाते जाते हैं। और अब आपका जो दूध का बाउल होता है उसमें कोई वॉशरूम फैसिलिटी तो अवेलेबल होती नहीं है, तो वही खाते हैं और वही हकते हैं, खाते जाते हैं हकते जाते हैं, खाते जाते हैं हकते जाते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है, सारा दूध ये खा जाते हैं और सारा दूध प्रोसेस करके बाहर निकाल देते हैं। अच्छा, इस सारे अमल के बाद ये खुद भी मर जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम तक उस हीटेड टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाते जो आप दूध को गर्म करने के लिए दे रहे होते हो। तो इनकी लाशें ऊपर बलाई की सूरत में जम जाती हैं और इनके नीचे इनकी गलाजत होती है। तो अब दही की सूरत में आप क्या खा रहे हो, आप सोच लो, गंदगी और गलाजत। सही है। तो यहाँ पे बहुत सारे, मतलब यहाँ पर कोई शख्स है ऐसा जो ऐसी डिशेस को बड़ा पसंद करता है। लेकिन मैं माजरत के साथ एक बात कहना चाहूंगा कि वो सिर्फ वो शख्स नहीं, हम सभी कहीं ना कहीं ऐसी गंदगी को अपनी बॉडी के अंदर खा रहे होते हैं। अब देखो, बात मल्टी सेल्यूलर की गलाजत खाने या यूनिसेल्यूलर की गलाजत खाने से नहीं है, बात यह है कि आप गलाजत खा रहे हो। जिस शख्स का मैं तस्करा कर रहा हूं, बहुत सारे लोग उनकी तारीफ से वाकिफ हैं कि वो तो मल्टी सेल्यूलर पसंद करते हैं। खैर, अल्लाह खैर करे। यार यहाँ तो नहीं करें। अभी क्या किया मैंने? सब है, पूरी क्लास है। तो मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है। तो इंसान को तो हम पर्दा रख रहे हैं तो तुम भी रख लेती भाई। हमने तुम्हारा नाम तो लिया नहीं था, तुम्हें कौन बोल रहा था चौड़े में आके कूदो बीच में? यार रुको। नाम नहीं लिया, लेकिन समझने वाले सब समझ गए। एक तो आगे चलते हैं। अब मैं इथेनॉल बनाने जा रहा हूं बेटा। इथेनॉल बनाने के लिए मेरे पास जो पहला तरीका है वो स्टार्च से है। तो स्टार्च क्या होता है, आपको पता है, आलू से, इस तरह की चीजों से जो कार्बोहाइड्रेटिक सब्सटेंसेस है ना, उनसे हासिल होता है। दाल चावल आटा वगैरह ये सब ना। तो स्टार्च अब देख लेते हैं कि इसको किस तरीके से यूज करते हैं। सबसे पहले हम क्रश करते हैं स्टार्च को, जो कि हमें हासिल हुआ हुआ होता है राइस से और वीट से। इन सब चीजों से हमें हासिल हुआ हुआ होता है, राइस वगैरह से। और उसके बाद उसको स्टीम करते हैं, यानी गर्म करते हैं। स्टीम्ड तकरीबन 140 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे से स्टीम किया जाता है। स्टीम मतलब इसको वाकई वाटर के वेपर्स में रखा जाता है, गर्म वेपर्स में, अंडर प्रेशर। ठीक है, ये काम होता है सारा अंडर प्रेशर। अच्छा, इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आपके पास एक थिक सॉल्यूशन सा बन जाता है, जैसे आप स्टार्च सॉल्यूशन कहते हैं, कॉल्ड मैश। वो यार आप लोगों ने शायद सुना भी हो, वो जौ का पानी सुना है? जौ का पानी किसी ने? यस सर, सुना है। तो वो बेसिकली यही होता है, असली जो जौ का पानी होता है। एक तो वो 109। एक तो बेयर वगैरह आती है, वो चीज एग्जैक्टली ये नहीं है। असली जो होता है वो यही होता है। उसके बाद स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड, इसको पानी में जो है वो हाइड्रोलाइज किया जाता है, रिएक्शन करवाया जाता है पानी के साथ। अच्छा,
इस रिएक्शन के नतीजे में क्या होता है, इस रिएक्शन के नतीजे में माल्टोज नाम का एक शुगर बनती है, ठीक है ना। व्हाट इज माल्टोज? इट इज अ टाइप ऑफ शुगर बाय द इफेक्ट ऑफ डायस्टेस। अच्छा, ये सारा काम हो रहा होता है। अच्छा, ये काम कौन करवाता है? ये काम करवाता है डायस्टेस नाम का एक एंजाइम होता है, ये काम वो करवाता है। अच्छा, मैं यहाँ पे चीजें मेंशन कर दूं। माल्टोज बेटा ये एक शुगर है, मतलब टाइप ऑफ शुगर है, ठीक है। और डायस्टेस जो है ये एक एंजाइम है, ठीक है। ये एक एंजाइम है, यानी वही बायोकैटालिस्ट जो अभी मैंने आप लोगों को समझाया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहां पर आ जाइए। तो अच्छा, हाइड्रोलिसिस से पहले एक काम हम करते हैं। फॉर हाइड्रोलिसिस स्टार्च अंडरगोज जर्मिनेशन। स्टार्च जो है वो जर्मिनेशन का प्रोसेस शुरू कर देता है। जर्मिनेशन का मतलब मेरे जहन से निकल रहा है अभी। किसी को पता है जर्मिनेशन का मतलब? याद आ रहा है किसी को? तो मुझे बताए, एकदम जहन से निकल रहा है। सीड का ग्रो करना, वो हम्म, जर्मिनेशन कहलाता है। डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, ओके, थैंक यू। हाँ जी बेटा, तो जर्मिनेशन इज अ प्रोसेस जिसमें सीड जो है ना बेसिकली ग्रो करता है। अच्छा, अब वो ग्रोथ सम टाइम जो है वो आपकी मतलब बनाई हुई होती है, सम टाइम आपके मतलब आपकी चाहत के मुताबिक नहीं होती, लेकिन ग्रोथ होती है, उसे जर्मिनेशन का अमल कहा जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम स्टार्च को 10 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बाजरे के साथ, मतलब बाजरा उसमें थोड़ा सा ऐड करके जर्मिनेशन का जो अमल है ना वो करवाने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ पर आप मैं इक्वेशंस लिख देता हूं कि इक्वेशंस क्या है। C6H10O5 N नंबर्स, ये है स्टार्च, ठीक है, इसे कहते हैं स्टार्च। इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं वाटर के साथ, हाइड्रोलिसिस। तो नतीजे में C12H22O11 ये हमारे पास बनता है बेटा, और ये है दरअसल माल्टोज, ये है वो शुगर जो बनती है माल्टोज, ठीक है ना। अच्छा, और ये सारा काम एंजाइम डायस्टेस की प्रेजेंस में हो रहा होता है 10 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो अगला स्टेप है उसमें क्या होता है कि अगले स्टेप में हम इसमें यीस्ट ऐड करते हैं। यीस्ट क्या है? यीस्ट भी एक टाइप का एंजाइम ही होता है। इसको हम उर्दू में खमीर कहते हैं, खमीर। आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। खमीर क्या होता है वैसे? सर खाने को खिलाने के लिए यूज होता है शायद। यूज होता है, यस सर, ईस्ट यूज होता है उसके लिए। होता है ना, हाँ वो खमीर कहलाता है ना। खमीर कहलाता है, बिल्कुल। विच कंसिस्ट ऑफ, सही बता रहा हूं मैं? इसकी स्पेलिंग कुछ और यस होती सर। हाँ वाई वो, बस आपने ईस्ट की स्पेलिंग अलग लिखी हाँ है। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे बिल्कुल सही बता दिया। YEAST होता है वो मैंने यील्ड वाला लिख दिया था। कंसिस्ट ऑफ माल्टोज एंड जाइमेस। अच्छा, ये जाइमेस, अच्छा देखो आसान कर देते हैं थोड़ा सा ना। जिसके आखिर में ए ऐसे ही लग रहा है ना, ए आ रहा है ना, वो एंजाइम है। और जिसमें ओ आ रहा है ना, OSE, वो शुगर है, ठीक है। बस ऐसे याद कर लो तो ऐसे जरा आसानी हो जाएगी। ये फर्मेंटेशन प्रोसेस हो रहा है। और फर्मेंटेशन आई गेस गलने सड़ने के प्रोसेस को कहते हैं। जब कोई चीज सड़ती है, खराब होती है ना, तो उसको कहते हैं, जैसे खाना वगैरह सड़ जाना, तो वो आई गेस कहलाता है फर्मेंटेशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये आ गया हमारे पास। इसके बाद इसमें माल्टेज नाम का एंजाइम ऐड करते हैं। जब माल्टोज बन जाता है तो उसमें माल्टेज नाम का एंजाइम ऐड करके उसको हाइड्रोलाइज कराया जाता है दोबारा। तो फिर ये माल्टोज जो शुगर होती है ये टूट जाती है ग्लूकोज में, C6H12O6। एक ग्लूकोज बनता है और एक आपके पास आई गेस फ्रक्टोज बनता है।
देन उस ग्लूकोज और फ्रक्टोज के उस मिक्सचर को हम जाइमेस की प्रेजेंस में, यानी जाइमेस नाम का एक एंजाइम होता है उसकी प्रेजेंस में रखकर छोड़ देते हैं। तो नतीजतन हमारे पास C2H5OH बन जाता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही होती है, निहायत ही बदबू होती है जहां पर ये सारा काम हो रहा होता है। 15 से 20% तक आपको अल्कोहल हासिल होता है। मजीद इसके हवाले से आपसे बातें जो है वो हम इंशाल्लाह हमने अल्कोहल के हवाले से बात की थी और इथाइल अल्कोहल के हवाले से लास्ट हमारी बातचीत हुई थी और हमने स्टार्च के जरिए अल्कोहल कैसे बनाया जाता है इस बारे में तफसीली तौर पर देख लिया था। अब हम दूसरे तरीके की तरफ चलते हैं जो अल्कोहल बनाने का दूसरा तरीका हमारे कोर्स में मौजूद है। तो अब हम इसकी कुछ बात करते हैं। नंबर 2, और ये है फ्रॉम मोलेसिस की मदद से इसको करते हैं। एक मिनट बेटा, कुछ हैंगिंग प्रॉब्लम हो रहा है। After crystallization of cane sugar, तो गन्ने को अगर आप क्रिस्टलाइज कर दो तो उसके बाद जो लेफ्ट ओवर बचता है गन्ने की क्रिस्टलाइजेशन के बाद उसे हम मोलेसिस कहते हैं। आगे देखिए, अब प्रोसेस क्या है। मोलेसिस इज मिक्स्ड विद, पूरी प्रोसेस तफसीलन लिख रहा हूं, वाटर। इसको सबसे पहले क्या किया जाता है, वाटर से इसको मिलाया जाता है और इसका एक पर्टिकुलर रेशियो होता है मिलाने का। इन द रेशियो 1:5, 1:5 के रेशियो में इन दोनों चीजों को मिला दिया जाता है, मोलेसिस और वाटर को। ठीक है, उसके बाद जो वो मिक्सचर होता है उसमें से मोलेसिस को मतलब उस पूरे मिक्सचर को निकाल कर मोलेसिस को मिक्स किया जाता है अमोनियम सल्फेट के साथ। अच्छा, ये काम क्यों करते हैं? ये काम इसलिए करा जाता है कि आगे चलकर ना प्रोसेस में हम यीस्ट का इस्तेमाल करेंगे, वही खमीर जो हम कल बात कर रहे थे ना। तो उस यीस्ट को अप्रोप्रिएट नाइट्रोजन सप्लाई देनी होती है हमें ताकि वो अच्छे से रिएक्शन कर सके। एक तरीके का कैटेलाइज रिएक्शन आप कह सकते हो, ठीक है ना। तो इस वजह से इसके अंदर हमने अमोनियम सल्फेट ऐड कर दिया ताकि एट द एंड ऑफ द प्रोसेस जब हमें नाइट्रोजन की जरूरत पड़े तो हमारे पास नाइट्रोजन वहां पर कसीर तादाद में ऑलरेडी मौजूद हो, हमें भीख ना मांगनी पड़े उस वक्त। उसके बाद सर 1 मिनट के लिए ऊपर कर दें। ठीक है, जी जी ठीक है। ये नोट कर रहे हो? यस मैं तो कर रही हूँ। मैं पीडीएफ भेज देता हूँ, कोई इश्यू नहीं है अभी रात में, मतलब क्लास के बाद। मैंने अभी तक ग्रुप पे डाली नहीं थी, वरना तुम लोग नालायकों की तरह ना छोड़ देते हो, इसलिए मैंने डाली नहीं थी। ठीक है जी। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का काम यहाँ पर जो आपने वाटर पहले ऐड किया था क्रिस्टलाइजेशन वगैरह में,
उस वाटर का रिमूवल भी होता है और वो फेवर करता है यीस्ट की ग्रोथ को, यानी कि खमीर जो बनता है ना, तो खमीर के बनने में ये थोड़ा सा फेवर दे देता है, उसको हेल्प करता है बनने में। अब आगे क्या होता है, इसके बाद जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होता है आपके पास, उसको आप एक बड़े से टैंक में ले लेते हो। उसको आप एक बड़े से टैंक में लेते हो और उसके बाद उसमें यीस्ट ऐड कर दिया जाता है। सर लार्ज के आगे टैंक नहीं लिखा। ओहो, मुंह से बोल दिया और लिखना भूल गए, देखो ऐसा भी होता है। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन को एक बड़े से टैंक में ले लिया, उसके बाद उसमें इज यीस्ट इज एडेड टू इट, उसके अंदर यीस्ट ऐड किया एट सर अगर ये पेपर में आएगा तो हमें सिर्फ इसकी वो लिखनी होगी इक्वेशन, या ये पूरा इसको डिस्क्राइब करना है? बेटा देखो, डिपेंड करता है कि ये पूछा किस तरीके से गया है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक शॉर्ट का या एक लॉन्ग का सिर्फ पार्ट आ गया, या एक सिर्फ शॉर्ट का एक सवाल आ गया जिसमें आपसे कह रहे हैं कि आप प्रिपरेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल बयान करें, तो अब वहां पर आपको थोड़ी तफसील देना जरूरी है। तो आपने वहां पर इस तरीके से तफसील, अच्छा अब इस तफसील को आप चाहो तो थोड़ा छोटा कर सकते हो, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि आप सारे पॉइंट्स बिल्कुल एज इट इज सेम वर्डिंग के साथ लिखो। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि बेटा चीजें आपको बहुत तफसील से मैंने बताई हैं, या दूसरे टीचर्स भी आपको बड़े तफसील से बता रहे होंगे, लेकिन पेपर में किस चीज को आपने कैसे प्रेजेंट करना है, किस चीज को कितना लिखना है, ये डिसीजन होल सो होल आपका होगा। और एक बात याद रखना बेटा कि पेपर आपको, आपकी तैयारी अच्छी हो, सिर्फ यही आपको अच्छे मार्क्स नहीं दिलाता एग्जाम में। आप अपनी नॉलेज को विद द मैनिपुलेशन ऑफ टाइम किस तरीके से डिलीवर करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट की फैक्टर होता है, जिसे अक्सर स्टूडेंट्स लैग करते हैं। और यकीन करो जो लैग कर रहे होते हैं उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते। तो इस चीज को अपने हिसाब से देखो, अगर बिल्कुल एक पार्ट आ गया शॉर्ट का एक लॉन्ग का, तो आपने तफसील लिख ली थोड़ी। और अगर फॉर एग्जाम्पल कहीं पर आ गया कि आप इथाइल अल्कोहल बनाए फ्रॉम मोलेसेस, अब वहां पर आप पूरी तफसील नहीं लिखोगे, मतलब एक इक्वेशन के तौर पर या एक पार्ट के तौर पर आ गया कि आप 4 चीजें बनाने आपसे कह रहे हैं, उसमें एक पार्ट जो है वो इथाइल अल्कोहल का है बाय मींस ऑफ मोलेसेस। अब वहां पर आप इतनी तफसील लिखोगे ना तो टाइम जाया होगा। अब वहां पे कोशिश करो 2 से 3, 2 जुमले 3 जुमलों के अंदर आप जुमला लिखो पूरी बात, ठीक है, और इक्वेशन लिखो, कहानी खत्म करो। क्लियर आमना? यस सर। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, हम यहां से जो एक रिजल्टिंग हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है, इस रिजल्टिंग सोल्यूशन को हम एक लार्ज टैंक में लेते हैं और उसके अंदर यीस्ट ऐड करके 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2-3 दिन के लिए छोड़ देते हैं। अब यहां पर क्या होता है, ड्यूरिंग दीज डेज, अब इन दिनों में वहां पर मौजूद जो फर्दर एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम सक्रेस, सबसे पहला एंजाइम सक्रेस और जाइमेस होते हैं। और ये कहाँ होते हैं, ये यीस्ट के अंदर ही होते हैं, ठीक है, खमीर में। अब ये क्या करते हैं, ये करते हैं कन्वर्जन, ब्रिंग दी कन्वर्जन। ये शुगर को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करा देते हैं। अब ये जितनी भी तफसील मैंने यहां पर दर्ज की, इसकी इक्वेशन यहां पर लिख देता हूं। सबसे पहले आपने शुगर केन लिया, जो कि आपके पास सक्रोज कहलाता है, ये है बेटा सक्रोज। ओ एस लगा होगा तो शुगर है, ए एस लगा होगा तो एंजाइम है। इसको आपने वाटर के साथ ऐड किया तो ये कन्वर्ट हो जाता है C6H12O6
और अच्छा, 2 C6H12O6 बनते हैं। एक आइसोमर होता है ग्लूकोज, ये भी शुगर है, और दूसरा आइसोमर होता है फ्रक्टोज, ये भी शुगर है। अब आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज को लेकर जाइमेस की प्रेजेंस में जब छोड़ते हो तो ये जाइमेस का जो एंजाइम है ये इस मॉलिक्यूल की डिकम्पोजिशन की वजह बनता है। नतीजे में आपके पास सर, CH5OH। जी बेटा। ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में फर्क क्या है? बेटा ये उसका फर्क होता है, मतलब इनके स्ट्रक्चर्स का फर्क होता है थोड़ा सा, आइसोमर्स होते हैं ये दोनों, सही। और 15 to 20% ये यहाँ पर बन जाता है। अब देखो, आप लोगों ने एक चीज कभी गौर की है कि अगर आप लोग के घर में, मोहल्ले में, आसपास कहीं वो गन्ने का जूस वाला हो जो गन्ने का जूस बेचता है, आपने एक चीज, 1 मिनट रुकिएगा बेटा, वो मैं स्विच ऑन करना भूल गया। तो आप लोगों ने बेटा अक्सर देखा होगा, अगर आपके घर मोहल्ले के आसपास गन्ने के रस वाला होता है, तो जब वो गन्ने का जूस निकाल लेता है तो वो उसके छिलके को फेंकता नहीं है। कभी आप लोगों ने सोचा है कि पाकिस्तान जैसी गैर महज़िब कौम, जो इतनी ज्यादा गैर महज़िब है कि हम अगर अपनी गाड़ी में ट्रेवल कर रहे होते हैं तो हम खा पी के कचरा, पानी की बोतल और रैपर्स जो है वो चलते हुए रोड पर डाल देते हैं। हम तो माशाल्लाह इतने ज्यादा जैसे कह सकते हैं कि गैर महज़िब हैं। तो इतनी ज्यादा गैर महज़िब होने के बाद भी ऐसा क्या होता है कि हम उस वक्त, मतलब वहां पर जो गन्ने का छिलका होता है, बेसिकली उस गन्ने के छिलके को हम संभाल रहे होते हैं। कभी सोचा है? हम्म। सर उससे शुगर केन बनाई जाती है? जी बेटा, उससे नहीं, शुगर केन जो है ना, शुगर केन तो गन्ने को कहते हैं, जो फसल गन्ना होता है ना, बेसिकली जो गन्ना आपको जी मिलता है वो शुगर केन है इटसेल्फ। ठीक, वो उसको हम नहीं कह रहे यहाँ पर अभी, ये बात कुछ और है। सर वो जो वाइट जग होती है उसके ऊपर लगी उससे बनती है ना शुगर? शुगर जो, हाँ, जो नॉर्मल गन्ना होता है, गन्ने के अंदर जो सफेद सी चीज आप देखते हो, वो चीज आपके पास बेसिकली गन्ना कहलाता है। ठीक है। अच्छा, अब मैं जो असल में आपसे पूछना चाह रहा हूँ या बोलना चाह रहा हूँ वो ये कि वो जो गन्ने का छिलका वो संभाल के रखता है ना बेटा, तो वो गन्ने का छिलका इसलिए नहीं संभालता क्योंकि उससे शुगर बनती है, क्योंकि शुगर तो शुगर केन से बनती है, यानी कि जिसका वो रस निकाल रहा है ना, अगर वो रस ना निकाले तो उससे शुगर बनेगी, रस निकालने के बाद शुगर नहीं बनती। असल में वो जो गन्ने का छिलका होता है वो अल्कोहल बनाने में इस्तेमाल होता है, वो अल्कोहल बनाने वाली कंपनियों को बेचा जाता है। वरना आप खुद सोचिए ना कि किसको पड़ी है कचरा समेटने की। हमारे मुल्क में कौन कचरा जमा कर रहा है? कोई भी नहीं। वो कचरा जमा इसलिए किया जाता है क्योंकि उस कचरे की कीमत होती है। वो कंपनियां जो अल्कोहल बनाती हैं वो उस कचरे को खरीदती हैं और उस कचरे की मदद से जो है वो अल्कोहल बनाया जाता है। ये जो आप चीज देख रहे हो ना, आजकल स्टार्च से ज्यादा तरीका जो अल्कोहल बनाने का इस्तेमाल हो रहा है वो मोलासिस का है। और मोलासिस क्या है? मोलासिस इज अ डार्क ब्राउन सिरपी लिक्विड लेफ्ट आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ केन शुगर। ये केन शुगर वाकई कोई गन्ना नहीं है, दरअसल केन शुगर यानी गन्ने का छिलका है ये, जो इस्तेमाल होता है इस काम के लिए। ठीक है भाई। और उसके बाद जहां पर अल्कोहल बन रहा होता है तो बहुत ही बदबू, मतलब उस जगह पर होती है जहां पर अल्कोहल बन रहा होता है। कुछ वजूहात हैं उसकी। एक तो मतलब आप खुद देखो कि एक तो छिलका है, एक ऑर्गेनिक स्पीशी है, और वो ऑर्गेनिक स्पीशी आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज होकर, मतलब डिकम्पोज हो रही है, टूट रही है, तो सेवरल वोलेटाइल ऑक्साइड्स जो हैं वो रिलीज होते हैं जो निहायत ही बदबूदार होते हैं। इस वजह से जहां पर भी अल्कोहल बनाने वाली कंपनी होती है वहां पर शदीद किस्म की बदबू होती है। तो इस तरीके से हमारा इथाइल अल्कोहल प्रिपेयर होता है। कोई सवाल इसमें किसी को भी? जी बेटा। सर सर इसमें जैसे इतना लंबा प्रोसेस कर रहा है और उसके बाद जो है सिर्फ 15 to 20% हमें मिल रहा है अल्कोहल।
तो इससे बेहतर कोई और तरीका नहीं होगा? मतलब इतना लंबा प्रोसेस करने के बाद सारा कचरा और ये सब, और सिर्फ अल्कोहल से 15 to 20% मिल रहा है, मतलब उसकी प्योरिफिकेशन एटलीस्ट 96% या कुछ इस तरीके से होती। ओके अच्छा ईमान, देखो सवाल मैं आपका समझ गया। मिसाल के तौर पर हम अल्कोहल बनाने जा रहे हैं बाय मींस ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन, सही है। अगर मैं इथीन की हाइड्रेशन करा के इथाइल अल्कोहल बनाता हूं फॉर एग्जांपल, तो आई वुड डेफिनेटली गेट 100% प्योर अल्कोहल। ठीक है, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम 100% प्योर अल्कोहल ऐसे निकाल लेंगे, बट वो प्रोसेस हमें थोड़ा महंगा पड़ जाएगा। क्यों? देखो सबसे पहले हमें इथीन बनाना पड़ेगा, इथीन हासिल करना पड़ेगा। या तो हम इथीन बना लें या हम इथीन हासिल कर लें, दोनों ही सूरतों में हमारा पैसा खर्च होगा। और फिर उस इथीन को अल्कोहल में कन्वर्ट करने में भी पैसा खर्च होगा, सही। हम इस प्रोसेस के जरिए जो अल्कोहल बनाते हैं वो बेशक 15 to 20% हमें मिलता है, लेकिन हम उसे प्यूरिफाई करके 98 और 100% तक ले जाते हैं। और ये जो प्यूरिफाइड अल्कोहल होता है देन 15 to 20% से जो प्यूरिफाई करके हमने 90-100 तक लेकर गए होते हैं, इसकी कॉस्ट, इस पूरे प्रोसेस की जो टोटल कॉस्ट होती है वो इस रूट से बहुत कम होती है जो मैंने अभी आपको बताया कि हम इथीन की हाइड्रेशन करा के अल्कोहल बना दें। तो असल में प्रोसेस कॉस्ट कम होती है और अल्टीमेटली हम 100% को अचीव कर लेते हैं। देखो 15-20% का मतलब ये नहीं होता कि हम 15-20% के ऊपर स्टिक करते हैं और 15 to 20% चीज ही इस्तेमाल करते हैं। 15 to 20% हमें मिलता है, देन वी कॉन्सेंट्रेट इट अप टिल आवर डिजायर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, यस सर। और सर एक और क्वेश्चन है। बोलो। ये वाले प्रोसेस से अभी मैं देख रही थी, तो एक तरह की मतलब अल्कोहल बनती है, सही है, रम। तो इसमें एक तरह की, मतलब इससे एक ही तरह की बनेगी या डिफरेंट वेज भी हो सकते हैं, मतलब डिफरेंट टेस्ट या कुछ भी इस तरीके से? देखो ये अभी हम बना रहे हैं बेटा इथाइल अल्कोहल, ठीक है। अब अल्कोहल में मतलब हम ऐसे प्लांट्स अगर लें जिनके अंदर हायर शुगर्स मौजूद हों, तो हम प्रोपाइल अल्कोहल और इस तरह के अल्कोहल्स को भी बना सकते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। फिल वक्त जो ये प्रोसेस है ये सिर्फ और सिर्फ इथाइल अल्कोहल के लिए ही बताया जा रहा है, क्योंकि आप इससे कोई और टाइप का अल्कोहल नहीं बना सकते। मतलब इस मोलेसिस के जरिए जो प्रोसेस अभी फिल वक्त हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो एंजाइम्स ऐड किए जा रहे हैं, हो सकता है प्रोपाइल अल्कोहल या ब्यूटाइल अल्कोहल बनाने के लिए आपको कोई और एंजाइम्स यूज करने पड़ते हो, कोई और शुगर यूज करनी पड़ती हो। मैं इस बारे में इतना ज्यादा क्लियर नहीं हूं कि मैं आगे जवाब दे पाऊं। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है बेटा, तो आगे चलते हैं। अच्छा अब हम देखते हैं बेटा टाइप्स ऑफ अल्कोहल। तो टाइप्स ऑफ अल्कोहल में सबसे पहले हमारे पास आता है रेक्टिफाइड स्पिरिट। व्हाट इज रेक्टिफाइड स्पिरिट? रेक्टिफाइड स्पिरिट जो है वो 92 से लेकर 95% तक कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ठीक है, इथाइल अल्कोहल। अच्छा इसके अंदर बाकी क्या होगा? पानी? बेटा जरूरी नहीं है कि बाकी सिर्फ पानी हो सकता है बाकी मीथेनॉल हो, थोड़ा बहुत मीथेनॉल हो, थोड़ा बहुत प्रोपेनॉल हो, और तरह का भी अल्कोहल हो सकता है, ठीक है। और इसे हम कहते हैं कमर्शियल अल्कोहल। मतलब ये वाला जो परसेंटेज है ना, ये परसेंटेज का अल्कोहल कमर्शियली यूज होता है, यानी कि इंडस्ट्रीज वगैरह में जो परफ्यूम वगैरह बनाती हैं, कॉस्मेटिक्स और मेडिसिन बनाने वाली जो फर्म्स होती हैं, वो इसका इस्तेमाल करती हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट का। लास्ट ईयर जब हम लोग हमारी कोविड की वजह से एक्टिविटीज चल रही थी, तो सैनिटाइजर मार्केट से आउट हो गया था, बिल्कुल मार्केट में था ही नहीं सैनिटाइजर, और अल्कोहल भी नहीं मिल रहा था। तो हमने एक फार्मा कंपनी से ये रेक्टिफाइड स्पिरिट ही उठाया था, मतलब खरीदा था, और फिर इसकी मदद से हमने सैनिटाइजर बनाया था।
जो बाद में एक्सपो सेंटर क्वारंटीन में और आर्मी वालों के और बहुत सारे लोग के इस्तेमाल में आया। एब्सोल्यूट अल्कोहल कहलाता है बेटा 100% जो प्योर आपके पास इथाइल अल्कोहल हो। अच्छा, एब्सोल्यूट अल्कोहल हासिल करना जो है ना वो थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि अल्कोहल एक तो मतलब खुद भी एक वोलेटाइल लिक्विड है, उड़ता है बहुत ज्यादा, और एब्सोल्यूट अल्कोहल हासिल करने के लिए आपको इसके अंदर की तमाम इंप्योरिटीज को अलग करना पड़ता है, यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करनी पड़ती है। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी बहुत जैसे कह सकते हैं कि बेस्ट एक्सटेंट पर जाकर करनी पड़ती है। तो वो जो बेस्ट एक्सटेंट है उसकी वजह से जो है वो एब्सोल्यूट अल्कोहल मतलब हासिल होता है, लेकिन थोड़ा मेहनत मजदूरी के बाद, फौरन नहीं मिल जाता, इन शॉर्ट। ठीक है। और अच्छा, एब्सोल्यूट अल्कोहल हासिल करने का जो तरीका है हमारे पास, वो किस तरीके से हम किया जाता है कि हम नॉर्मल अल्कोहल लेते हैं जिसके अंदर पानी या और तरह की चीजें मौजूद हो, खुसूसी तौर पे पानी अल्कोहल में मिक्स होता है। इसमें हम कैल्शियम ऑक्साइड ऐड कर देते हैं। अब अल्कोहल जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करता, बट कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ विगोरसली रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। और ये जो दोनों स्पीशीज होती हैं, अल्कोहल और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों एक दूसरे में ना मिसिसिबल होती हैं ना रिएक्टिव होती हैं। तो ये इस तरीके से आपका अल्कोहल जो है वो एब्सोल्यूट हो जाता है अप टिल सम एक्सटेंट। इसके बाद आता है आपके पास डीनेचर्ड अल्कोहल। अच्छा, डीनेचर्ड अल्कोहल जो है वो आपके पास, इसको एक और नाम देते हैं बेटा, इसको कहते हैं मीथाइलेटेड स्पिरिट। इसे मीथाइलेटेड स्पिरिट भी कहते हैं। और इसके अंदर हमारे पास कुछ अलग अलग कॉन्सेंट्रेशंस होती हैं। इसके अंदर तकरीबन 85% तक इथेनॉल होता है, और इसमें 11% तक वाटर शामिल होता है, और इसमें 4% तक आपके पास मीथेनॉल शामिल होता है डीनेचर्ड अल्कोहल में। अच्छा, ये डीनेचर्ड अल्कोहल क्या चीज होती है सर? बेटा जो भी कंपनीज अल्कोहल यूज करती है ना किसी भी पर्पस के लिए, आइदर मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स, उन कंपनीज के ऊपर एक जैसे कहते हैं कि उन कंपनीज को एक रूल में बाउंड किया हुआ होता है गवर्नमेंट ने और इंस्टीट्यूशंस ने। और वो रूल ये है कि आफ्टर यूजिंग अल्कोहल, मतलब जब वो अल्कोहल यूज कर लें, तो जितना भी अल्कोहल उन्होंने यूज किया है उसके बाद और बच जाने वाला जो भी अल्कोहल है, वो तमाम के तमाम अल्कोहल को डीनेचर करके बाहर फेंकेंगे। मतलब ऐसे ही बाहर नहीं फेंक देंगे, उनको लाजमी तौर पर उसे डीनेचर करना पड़ेगा। अब चाहे वो अल्कोहल जो है वो आपका एब्सोल्यूट अल्कोहल था 100% कॉन्सेंट्रेटेड वाला, या नॉर्मल स्पिरिट था जो 92 से 95% वाला, आपको क्या करना है, आपको उसको डीनेचर करके, यानी कि अल्कोहल की जो खासियत, सलाहियत और ये सारी चीजें है ना, इसको जाया करके, इसको खत्म करके बाहर फेंकना है। तो डीनेचर करने के लिए अल्कोहल में पानी और मीथेनॉल, यानी कि इथाइल अल्कोहल में पानी और मीथेनॉल मिला दिया जाता है, जिससे इथेनॉल की जो अपनी सलाहियतें होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। आमतौर पर आप लोगों ने सुना होगा कि कच्ची शराब पीने से अक्सर लोगों की मौत हो जाती है। तो कच्ची जो शराब होती है, मीडिया में अक्सर बता रहे होते हैं, ये जो कच्ची शराब होती है ये कैसे बनती है। कच्ची शराब दो तरह से आपके पास आती है, या तो ये आपके पास ये वाला स्पिरिट होता है, मतलब वो अल्कोहल यानी कि रेक्टिफाइड स्पिरिट होता है। अच्छा, रेक्टिफाइड स्पिरिट और नॉर्मल अल्कोहल में फर्क क्या होता है? बेटा रेक्टिफाइड स्पिरिट ना सिर्फ अल्कोहल है, और जो आपका शराब या बेवरेजेस होते हैं ना, उसमें अल्कोहल इतनी ज्यादा मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन में नहीं होता, बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में होता है, और उसके अंदर मजीद कुछ फूड कलर्स और इस तरह की चीजें भी डली हुई होती है, तो वो बैलेंस हो जाती है चीज। और कच्ची शराब में वो प्योरली आपके पास अल्कोहल होता है, क्योंकि कच्ची शराब के अंदर वो आपको क्या मतलब सस्ती चीज में आप क्या चाह रहे हैं कि आपको वो बहुत वीआईपी सा कोई फ्रेग्रेंस और इस तरह की चीजें ऐड करके दे, तो दैट इज इम्पॉसिबल। या तो वो रेक्टिफाइड स्पिरिट का इस्तेमाल हो रहा होता है कच्ची शराब में, या डीनेचर्ड अल्कोहल का,
तो ज्यादातर जो मौत होती है वो डीनेचर्ड अल्कोहल से होती है। रेक्टिफाइड स्पिरिट से इंसान फिर बच सकता है, लेकिन डीनेचर्ड अल्कोहल से नहीं बच सकता, ठीक है, क्योंकि ये जो मिथेनॉल और इथेनॉल का मिक्सचर होता है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो इस वजह से इंसानों की मौत होती है। अक्सर आप लोग जो सुनते हो मीडिया वगैरह में कि कच्ची शराब पीने से इतने लोग मर गए, तो वो बेचारे, मतलब बेचारे तो नहीं कहूंगा, मतलब वो जलील और रुस्वा लोग जो है वो अपने कांड की वजह से मर रहे होते हैं। क्लियर है सारी बात? कोई सवाल या कंफ्यूजन? तो सर पानी मिला के डाइल्यूट नहीं कर सकते इसको? इसको बेटा, रेक्टिफाइड स्पिरिट को या डीनेचर्ड अल्कोहल को? बेटा पानी मिलाकर डाइल्यूट तो कर लोगे, लेकिन जो एक, देखो मेरी बात को समझो, अगर मिसाल के तौर पे आपके पास आधा गिलास अल्कोहल है, सही, और कौन सा है, रेक्टिफाइड अल्कोहल है, अब आपने उसके अंदर आधा गिलास पानी ऐड किया, तो आपके हिसाब से तो आपने उसकी कॉन्सेंट्रेशन को कम कर दिया, लेकिन बेटा उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम थोड़ी हुई, उसकी कॉन्सेंट्रेशन तो वही हुई ना। देखो उसकी जो स्ट्रेंथ है ना, हाँ, अब आप उस आधा ग्लास अल्कोहल के अंदर 10 लीटर पानी डाल दो तो मैं बोलूंगा कॉन्सेंट्रेशन कम हुई। बात समझ में आ रही है? मैं असल में क्या कहना चाह रहा हूं कि हम जो मिक्सचर, ये जो मिक्सचर बनाते हैं ना, वो मिक्सचर दरअसल ऐसा होता है कि जिसके अंदर वो इतनी ज्यादा मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम करने के एजेंट्स ऐड नहीं करते, बिकॉज दे थिंक कि ये ऑलरेडी हल्का है। ठीक है, ओके सर। बेटा सस्ता नशा क्यों होता है? सस्ता नशा इसलिए होता है कि कुछ लोगों के पास पैसे नहीं होते ना बेटा महंगी शराब खरीदने के लिए, तो वो सस्ता नशा कर लेते हैं, कच्ची शराब पी लेते हैं, दैट्स व्हाई। सर एक वो भी होता है, कोल्ड ड्रिंक में कुछ सिरप टाइप का मिला देते हैं। मतलब तुम्हें सारे नशों का पता है बेटा? सर पता होता है, सब पता होता है। हाँ, अच्छा वो जी, क्या होता है?